शब्बीर ने हाफिजाबाद में एक ऐसे शौहर को देखा है जिसकी नजरें बीवी की 7 एकड़ जमीन पर लगी हुई थी। बीवी से मोहब्बत करने के बजाय बीवी पर तशद्दुद और मार पीट करना उसका मामूल बन गया था। कैसर हवेली में दाखिल हुआ तो उसकी नई नवेली दुल्हन आसमा आईने के सामने बनने संवरने में मसरूफ थी। आईने में उसे अपने शौहर का अक्स नजर आया तो आसमा ने मुड़कर शौहर को देखा और उसके करीब पहुंच गई। आज आप इतनी जल्दी आ गए? ओके, कल से देर से आ जाया करूंगा। अरे अरे अरे, मूड क्यों ऑफ है बताओ? छोटे लोगों में जो फंस गया हूं मैं, मूड तो खराब हो गई ना। छोटे लोग? कौन से लोग? मैं कुछ समझी नहीं। तुम और तुम्हारे माँ बाप, और कौन? मेरे माँ बाप? क्या किया है मेरे माँ बाप ने? मैं भी तो सुनूं। बस रहने दो तुम, अब मेरा और मूड खराब मत करना। कैसर की जली कुटी बातें सुनकर आसमा भी चिल्ला गई और पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कैसर अपनी बीवी को घूर कर देखता रहा और फिर जूतों समेत सोफे पर नीम दराज हो गया। यहाँ हम जान से गए और जनाब का तो मूड ही ठीक नहीं रहता है। आसमा कई कमरों से होती हुई बाहर हवेली के आंगन में पहुंचकर झूले पर बैठ गई। वो इंतहाई रंज के आलम में थी, जैसे उसके ख्वाबों की दुनिया उजड़ गई हो। आसमा ने आंखें बंद कर रखी थी और वो आहिस्ता आहिस्ता झूला झूल रही थी। आसमा की शादी उसके रिश्तेदारों में 10 बरस कब्ल हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ ही रोज बाद आसमा को एहसास हो गया था कि उसका शौहर एक लालची इंसान था और उसकी नजरें आसमा के बाप की 7 एकड़ जमीन पर लगी हुई थी। इसलिए वो आसमा पर दबाव डाल रहा था और उसे तंग करने से बाज नहीं आ रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन कैसर एक ट्रैवलिंग एजेंसी में दाखिल हुआ तो सामने ही काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। मैम, वो मुझे स्पेन का फेयर मालूम करना था। अच्छा, एक सेकंड, आप तशरीफ रखिए। थैंक यू। लड़की कुछ देर कंप्यूटर पर मसरूफ रही, फिर उसने कागज पर हिसाब किताब लगाकर कैसर के हवाले कर दिया और कैसर शुक्रिया अदा करके ट्रैवलिंग एजेंसी से बाहर निकल आया। बाहर गाड़ी में बैठने के बाद उसने अपनी बीवी को फोन मिला दिया। हेलो हेलो आसमा, एक खुशखबरी है, मेरा स्पेन जाने का हो गया। बस सिर्फ 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? हेलो? अब्बा जी का फोन था। वाह, तुम तो बड़ी ज़हीन हो। फिर क्या कहा अब्बा जी ने? किस बात के हवाले से क्या कहा? वो मेरा स्पेन का काम हो गया है ना, तो अब खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगा। बस 5 लाख की जरूरत पड़ेगी। तो क्या? तुम कहो ना अब्बा जी से। कैसर, शर्म हया नाम की भी कोई चीज होती है। मैं क्यों कहूँ अब्बा जी से कि वो तुमको पैसे दे? बताओ क्यों कहूँ मैं? क्योंकि उन्होंने ये सड़ा हुआ सामान मेरे मत्थे जो मार दिया है। तुमने मुझे सड़ा हुआ सामान कहा? मैं तुमको सड़ा हुआ सामान लगती हूँ?
देखो आसमा, ये ड्रामेबाजियां मेरे सामने मत करो। मैं उनके पैसे खा नहीं जाऊंगा, वापस लौटा दूंगा। ठीक है, मैं अपने बाप से बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो तुमको पैसा दे, और अगर तुमको पैसे चाहिए तो जाकर खुद मांग लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद बात कर लेता हूँ जाके। कैसर बीवी से झगड़कर हवेली से बाहर निकला, मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और अपने ससुराल पहुंच गया। कैसर का ससुर अपनी हवेली के बाहर खेत में अपने डेरे पर बैठा था। कैसर ने मोटरसाइकिल डेरे के सामने रोक दी। यहाँ पर अपने लिए कोई रोजगार वगैरह ढूंढ ले, और बात सुन, दूसरे के दाने पानी पे ना शिकरा नहीं पाला जाता। अच्छा ठीक है, तो फिर आप भी अपनी बेटी अपने पास रखो। तो इसका मतलब है तू मुझे धमकी दे रहा है मेरी बेटी को छोड़ने की? देख, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर आप सोच लेना। अब मेरी जिंदगी अजाब करके रख दी है इसने। पता नहीं किधर फंस गया हूं मैं। इस कहानी की मजीद तफसीलात आप जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कैसर के ससुर ने अपनी बेटी के घर बचाने के लिए दामाद की जानिब से रकम का मुतालबा पूरा कर दिया था, जिसके बाद कैसर स्पेन चला गया। कैसर साल 2 साल में जब भी पाकिस्तान का चक्कर लगाता, मजीद रकम का मुतालबा करता और बीवी से लड़ने झगड़ने का भी कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। एक बार जब कैसर पाकिस्तान आया हुआ था, दोनों मियाँ बीवी में शदीद लड़ाई हो रही थी। आसमा ने भी खामोशी तोड़ दी थी और वो कैसर की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो 7 एकड़ जमीन जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम करनी थी, वो अभी तक दी क्यों नहीं? खबरदार, मुंह संभाल के बात करना। उस जमीन से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो जमीन मेरे नाम पे करो। वो जमीन मैं गरीबों के नाम कर दूंगी, मगर तुम्हारे नाम तो हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? क्यों नहीं करोगी? क्या मैं तुम्हारा शौहर नहीं? हाँ हो ना शौहर मेरे, लेकिन जब 10 साल से मुल्क से बाहर थे, जब तो तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया, अब आ गए अपना हक जताने। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम और तुम्हारे माँ बाप दोनों ही नीच हो। मुंह संभाल के बात करना, अब एक लफ्ज भी मेरे माँ बाप के खिलाफ ना निकले। मैं अभी अपने बाप को कॉल करती हूँ। उठाओ, उठाओ फोन, मिलाओ, अभी मिलाओ ना फोन, देख लेता हूँ बुड्ढे को भी। फोन करूंगी मैं। मुस्तकिल 10 बरस तक शौहर के मजालिम सहते सहते आसमा तंग आ चुकी थी। आसमा का शौहर ज्यादातर वक्त मुल्क से बाहर रहता था, और इस दौरान आसमा में उसके एक और रिश्तेदार अदनान ने दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी। शब्बीर ने देखा कि आसमा के फोन की घंटी बज रही थी। उसने एक नजर कॉल करने वाले का नाम देखा, यह कैसर ही था। आसमा ने कॉल काट दी और अपने कामों में मसरूफ हो गई। आसमा का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। थोड़ी देर में फोन की घंटी दोबारा बजी। इससे पहले कि आसमा कॉल काट देती, उसने देखा कि यह कैसर के बजाय अदनान का फोन था। आसमा ने फोन उठा लिया। हेलो, अच्छा हुआ आपका फोन आ गया। सब खैरियत तो है? हाँ, वो अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो घर आ जाएं। मैं? हाँ ओके, मैं आता हूं। अदनान आसमा से मिलने उसकी हवेली पहुंचा तो वो हस्बे आदत अपने आंगन में थी और अदनान का इंतजार कर रही थी। अच्छा वो तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? जी नहीं, पहले तुम। उसने मेरी जिंदगी को खराब करके रख दिया है। जब देखो पैसों की फरमाइशें करते रहता है, कभी 5 लाख चाहिए, कभी 10 लाख चाहिए। मेरे माँ बाप कहाँ तक उसे देंगे? अब तो वो मेरे माँ बाप की इज्जत करना भी भूल गया है। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं।
अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे उससे खुला लेना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं? शब्बीर ने देखा कि आसमा अदनान को राजदारी से कुछ बता रही थी। अदनान के चेहरे पर परेशानी के आसार उभर रहे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। थोड़ी देर में वो दोनों हवेली से निकले। अदनान ने आसमा को गाड़ी में बिठाया। अब उनका रुख गांव से निकलकर शहर की जानिब था। शब्बीर को ऐसा लगा जैसे आसमा और अदनान ने एक दूसरे के साथ जीने मरने का फैसला कर लिया हो। फिर वो दोनों कचहरी के बाहर पहुंच गए। अदनान ने गाड़ी रोकी और फिर वो कचहरी की जानिब बढ़ने लगे। आसमा ने अदनान की मदद से खुला के कागजात अपने शौहर को भिजवा दिए थे और उसने माजी को भूलकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया था। अदनान ने आसमा को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया था, लेकिन वो अजीब सी कश्मकश में मुब्तला थी। उस दिन अदनान ने आसमा को फोन किया तो वो खासी परेशान थी। पर थी और उसे यह भी लग रहा था कि अदनान की मोहब्बत एक फरेब और एक धोखा थी। उधर खुलानामा मिलने के बाद कैसर पेचुताप खा रहा था और वो मुसलसल आसमा से राबता करने की कोशिश कर रहा था। एक बार जब आसमा ने कैसर का फोन उठाया तो वो धमकियों पर उतर आया। कैसर का फोन आया तो आसमा ने जी कड़ा करके फोन उठा लिया। हेलो जी फरमाइए। किससे बात करनी है आपको? तुमसे आसमा बेगम, तुमसे बात करनी है। जबान संभाल के बात करो। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं रही, समझे तुम? और आइंदा मुझे फोन करने की जहमत मत करना। मुझे पता था कि तुम कभी मेरी बीवी बनी ही नहीं। तुम तो बस एक ख्वाब हो। शट अप। आसमा ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। इसी दौरान आसमा ने देखा तो अदनान खामोशी से खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तुम कब आए? देखो आसमा, मैं तुमसे ये कहने आया हूं कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। प्लीज मेरी मोहब्बत का यकीन करो। अदनान, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। मैं एक दफा शादी करके धोखा खा चुकी हूँ। अब डर लगता है कि दोबारा शादी करके मैं कहीं दोबारा बर्बाद ना हो जाऊं। तुम जज्बाती हो रही हो आसमा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये देखो, मैंने कहा था ना, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अदनान ने बहाने से जेब से एक अंगूठी निकाली और जल्दी से आसमा को पहना दी। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज मेरी मोहब्बत जान सकेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।
और मुस्कुराते हुए अपने शौहर को रुखसत करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अदनान और आसमा अपनी कार में लंबी सैर के लिए निकले हुए थे कि अचानक बराबर से एक गाड़ी गुजरी जिसमें आसमा का साबिक शौहर कैसर बैठा हुआ था। कैसर ने आसमा को देख लिया था, लेकिन आसमा कैसर को न देख सकी। कैसर तेजी से गाड़ी दूसरी तरफ ले गया। कैसर के साथी मामले की नजाकत को समझ रहे थे। अभी कैसर क्या सोच रहा है? अबे मुझे पहले ही शक था, इसका किसी ना किसी के साथ जरूर कोई चक्कर है। चक्कर नहीं, इसने दूसरी शादी कर ली है। हाँ हाँ मालूम है मुझे। तो फिर इस पे मिट्टी डालना तू। हाँ हाँ अब मिट्टी ही डालूंगा। कैसर हसद और इंतकाम की आग में झुलस रहा था। उसके इरादे खतरनाक थे। वो आसमा को सबक सिखाना चाहता था। उधर आसमा कैसर के इरादों से बेखबर अपनी जिंदगी में मगन थी और दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आसमा अपनी एक मुलाजमा के साथ घर से निकली। अभी आसमा एक क्लिनिक में दाखिल होने की कोशिश ही कर रही थी कि एक आवाज सुनकर चौंक पड़ी। ये आवाज उसके साबिक शौहर कैसर की थी। आसमा ने मुड़कर देखा तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। कैसर हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। इससे पहले कि आसमा जान बचाने के लिए भागती, कैसर ने फायरिंग शुरू कर दी। आसमा शदीद जख्मी होकर गिर पड़ी। आसमा को उसके साबिक शौहर ने भरे बाजार में कत्ल कर दिया था। साबिक शौहर के हाथों आसमा के दिन दिहाड़े कत्ल के बाद इलाके में कोहराम मच गया था। पुलिस ने एफआईआर में दर्ज मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया था, लेकिन बेकसूर आसमा के सोगवार वालिदैन इंसाफ के मुंतजिर थे। आसमा के बहीमाना कत्ल के बाद जब शब्बीर आसमा के गांव पहुंचा तो गांव की फजा सोगवार थी। हर तरफ एहतजाज था, आहें थी, फरियादें थी। आसमा के बाप की आंखों में आंसू थे। उसकी चहीती बेटी को उसके लालची साबिक दामाद ने कत्ल कर दिया था। मेरा भाई सी, उनका बच्चा सी, वो शादी उन्होंने कर दी। उनका स्वभाव जड़ा वो साडे बच्ची नाल सलूक अच्छा ना रहा। उनका एक जराना सी, उस पासे वो तुर गया। असी फिर तलाक लैके ते असा उनका मुका के ते दूसरे बंदे नाल शादी कर दी थी। साडे कोल मुड़े मंगदे आन जमीन, आंदे जमीन दियो, मकान दियो, सारा कुछ। ते मेरे घर आके मैनू लम्या में पिया मेरे नाल ज्यादती करन लग पाए। ते आंदे हर शे लिख दे तां असीं तैनूं छड्डना नहीं ते तुहानूं छड्डना कोई नहीं, तुहाडा कख भी नहीं रहन देना। आसमा की मां हैरान थी कि उसे कब इंसाफ मिलेगा। जी हो गए ने 9-10 साल हो गए ने शादी होई नूं। 9-10 सालां दे विच साडी बच्ची नूं साह नहीं लैण दित्ता। असां शादी करके दित्ती है तो वो साडे दुआले हो गया, मैनूं बाहर कल्लो, मैनूं इद्दे करो उद्दे करो। साडे कोलों पैसे भी लुट लैने, साडे कोलों हर शे उस ले लईए ते साडा वो नहीं बनिया। मेरी कुड़ी रोज मार कुट, सानू मार कुट, कदों तुसीं मरना है, कदों मगरों लाना जे, कदों इंज करना जे। ये साडे नाल साहब शुरू कीते सन। ने वजीरे आला खुदा वास्ते साडी मदद करे, साडी मदद करके कोई साडा कोई गरीबां दा सहारा नहीं, साडा कोई वाली वारस नहीं। असीं बड़े गरीब ते यतीम, असीं दवे जी रोंदे फिरने, साडा कोई सहारा नहीं, साडी इक्को बच्ची थी। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। 13/4/2015 को करीब 12:30 बजे ये हुआ था और आसमा रानी इसके साथ इसकी मुलाजमा थी, तो उसको आसमा को कत्ल कर दिया गया। मेन उसमें वजह ये थी कि उसने पहले शादी की हुई थी और इसने उसके तलाक लेने के बाद आगे अदनान के साथ शादी कर ली, जो आप इस मुकदमे का मुद्दई है। और
मेन रीजन और स्ट्रॉन्ग रीजन सबसे ज्यादा यही है कि नाम कुछ जमीन भी थी आसमा के नाम, और ये अकेली बेटी थी अपने वालिदैन की, उसका भाई भी कोई नहीं था। जो जमीन थी वो सारी इसी के नाम थी, खुद इसके वालिदैन के नाम। तो पहली शादी का इसका नचाकी से हो गई, उसने उससे खुला हासिल किया। खुला हासिल करने के बाद इसने फिर अदनान के साथ शादी की। इसकी मेन रीजन तो वो पिछली शादी और उसके आगे शादी करना, और फिर वो जमीन की बड़ी रीजन हो सकती है कि वो जमीन की खानदानी जमीन थी, वो ये सारे जमीन जो है वो बाहर ना जाए। ये है आसमा की तस्वीर जो अब इस दुनिया में नहीं है। बड़े नाला दी पानी थी साडी जमीन पीछे घुस गई थी, मेरी चुप करके बैठी थी, मां प्यार नहीं पर उन्हें तरस आई थी। आसमा ने जालिम और लालची शौहर से खुला लेकर दूसरी जगह शादी करके पुरसुकून जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था, लेकिन इस ख्वाब को लहू लहू कर दिया गया। शब्बीर ने आसमा के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बड़े नाला दी पानी थी साडी जमीन पीछे घुस गई थी। शब्बीर ने डेरा गाजी खान में एक ऐसे ताकतवर काश्तकार को देखा है जिसे बच्चों से इतनी नफरत थी कि वो उनका नाम भी नहीं सुनना चाहता था। ताकतवर और असर और सूख के नशे से चूर काश्तकार को एक दिन 13 साला बच्चा टकरा गया जिसे क्रिकेट खेलने का बेहद शौक था। ये डेरा गाजी खान के नवाही इलाके छोटी जेरी की बस्ती जाम का मंजर है। इन्हीं गलियों में 13 साला वकास भी रहता था, जिसे गली महल्ले के दूसरे बच्चों की तरह क्रिकेट खेलने का शौक था। गलियां इतनी चौड़ी नहीं थीं कि उनमें बच्चे आराम से खेल सकते। ये आंगन जिसमें कपड़े सूख रहे हैं, इसी आंगन में वकास अपनी गली महल्ले के बच्चों के साथ खेला करता था, लेकिन ये इतनी जगह नहीं थी कि इसमें वकास का शौक पूरा हो सकता। बस्ती जाम की इन गलियों से जरा सा दूर बड़े बड़े लहलहाते हरे भरे खेत थे जिसमें काश्तकारी की जाती थी। कहीं ट्रैक्टर चलता हुआ दिखाई देता और कहीं फसलों को पानी दिया जा रहा होता। इन्हीं खेतों के करीब मकामी स्कूल का अहाता भी शब्बीर ने देखा, जहां अक्सर इलाके के बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा गया था। एक दिन वकास अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए निकला तो बच्चों की कोई दूसरी टीम उस जगह क्रिकेट खेल रही थी। वकास और उसके साथी काफी देर तक सोचते रहे कि वो क्रिकेट कहाँ खेलें, क्योंकि हर तरफ खेत ही खेत थे। अलबत्ता कुछ खाली जगह भी थी जिन पर काश्तकारी की तैयारी की जा रही थी। वकास ने वो जगह देखी तो दोस्तों के साथ जाकर वहीं विकेट बना ली और फिर सब बच्चे क्रिकेट खेलने में मसरूफ हो गए। बच्चे क्रिकेट में मगन थे कि अचानक वहां से एक शख्स का गुजर हुआ। ये मकामी काश्तकार अल्लाह बख्श उर्फ कालू का आदमी था। काश्तकार के आदमी ने बच्चों को क्रिकेट खेलते देखा तो उसका पारा चढ़ गया। अबे भागो यहाँ से, ये क्रिकेट खेलने की जगह है। अबे खेतों में क्रिकेट खेलते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी तो। काश्तकार का आदमी सीधा अपने मालिक कालू काश्तकार के पास पहुंचा जो खेतों में अपने डेरे पर मौजूद था। ये बकरियों को डालना होगा, गाय भैंस को डालना, जल्दी कर ले। सलाम जमींदार। वालेकुम सलाम। ये कहाँ है तू सुबह से? हाँ, कहाँ गया था? बराबर वाले गांव में गया था, कोई काम था। वापसी में अपने खेतों की तरफ से चक्कर लगाता हुआ रहा हूँ। हाँ, लेकिन इतना गुस्से में क्यों है? खैरियत तो है? बड़े बेगैरत बच्चे इस मोहल्ले के। बताओ, खेतों में क्रिकेट खेल रहे हैं यार। मैं पकड़ने भागा तो भाग गए, हाथ नहीं आए, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा करके बच्चों पे नजर रख और खेतों का खास ख्याल रख। मैं करता हूँ उसके माँ बाप से बातचीत, करता हूँ मैं उनसे। उस रोज काश्तकार वकास की शिकायत देकर वकास के घर जा रहा था कि रास्ते में उसे वकास टकरा गया। हे, तू देख, आज मैं तुझे बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। आज के बाद मेरे खेतों में नजर नहीं आना। अगर वहां गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं।
मैं कोई ना जाता हूँ, वो तो आमिर जाता है। अच्छा, आमिर जाता है? मुझे मालूम है उन सारे बच्चों को लेकर मेरे खेतों में तू जाता है। मेरे फसलों को अगर नुकसान पहुंचा तो कौन भरेगा? तेरा बाप? हाँ? घर में खाने को रोटी नहीं है और नखरे करने चले हो हमारे जैसे। नकल करता है तो हम नहीं शौकी। हाँ? काश्तकार की धमकी के बाद अब वकास ने खेतों की तरफ जाना छोड़ दिया था और अब वो बच्चों के साथ अपनी गली में ही खेलने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वकास अपने साथियों के साथ तंग सी गली में क्रिकेट खेल रहा था। इस दौरान काश्तकार के आदमी का गली से गुजर हुआ। एक बच्चे ने हिट लगाई तो बॉल काश्तकार कालू के आदमी को जाकर लग गई। बॉल का लगना था कि काश्तकार का आदमी बच्चों को बुरा भला कहने लगा और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगा, मगर बच्चे उससे ज्यादा तेज थे। वो सब तेजी से भाग गए और काश्तकार का आदमी चीखता चिल्लाता हुआ आगे बढ़ गया। शब्बीर ने देखा कि वकास अपने एक साथी के साथ दूसरी गली के एक चबूतरे पर उदास सा बैठा था। अबे यार क्या करें, गली में खेले तो मुसीबत, खेत में खेले तो मुसीबत। हाँ, बच्चों के खेलने की कोई जगह ही नहीं है। अबे यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इतवार को मैच कहाँ खेलेंगे? गली में ही खेलेंगे बस। अबे नहीं भाई नहीं, फिर किसी की गेंद लग गई ना तो मैं मार मार कर कचूमर बना देगा हमारा। और कहाँ खेलें? यार देखते हैं कोई ऐसी जगह, चल ढूंढते हैं। कालू काश्तकार की जरई जमीन ईदगाह के साथ थी और ये जगह खाली ही पड़ी रहती थी और वकास ने अपनी टीम के साथ मिलकर फैसला कर लिया था कि ईदगाह के मैदान में ही मैच खेलेंगे। शब्बीर ने देखा कि मैच शुरू होने से एक दिन पहले 13 साला वकास अपने दोस्त के साथ ईदगाह के मैदान का चक्कर लगा रहा था। ये मैदान बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वकास खासा खुश था कि वो वहाँ आसानी से मैच खेल सकेगा। वकास और उसका दोस्त मैदान में सैर और तफरी के बाद घरों की जानिब रवाना हो गए। वकास घर में दाखिल हुआ तो माँ चूल्हे के आगे बैठी खाना तैयार कर रही थी। वकास ने घर में घुसते ही भूख का वावेला मचाना शुरू कर दिया। 2 मिनट सब्र तो कर। और तू कहाँ घूम रहा था सुबह से? कहीं नहीं अम्मा, बस खेतों में गया था। तुझे घूमने फिरने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? अम्मा हर वक्त डांटती रहती हो। कल हमारा मैच इसलिए गया था। देख बेटा, किसी के खेतों में जाके ना खेला कर, ये बड़े जालिम होते हैं बड़े लोग। हाँ अम्मा ठीक है। अच्छा रोटी पक गई तो ला दे। ला रही हूँ, सब्र कर जरा। बस घर में आके भूख लग गई। सारा दिन खेलते रहते हैं तो भूख नहीं लगती। जल्दी ला दे अम्मा। आ रही हूँ। वकास जल्दी जल्दी पेट की आग बुझाने लगा और पसीने में शराबोर माँ अपने बच्चे को प्यार भरी नजरों से देखती रही। वकास की माँ ने अपने बेटे के लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे, मगर गुर्बत माँ के सारे ख्वाब हड़प कर गई थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वकास और उसके दोस्त कालू काश्तकार के खेत के साथ मौजूद ईदगाह के मैदान में मैच खेल रहे थे और जब शब्बीर वहाँ पहुँचा तो वकास बैटिंग कर रहा था और रन पर रन बनाए जा रहा था। अचानक एक बॉल पर वकास ने जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, मगर वो आउट हो गया। दूसरी टीम के खेलने की बारी आई तो वकास बाउंड्री के पास खड़ा फील्डिंग करने लगा। एक बच्चे ने जोरदार हिट लगाई तो गेंद कालू काश्तकार के खेत में जाकर गिर गई। एक बच्चा तेजी से गेंद उठाने खेत में पहुंचा तो कालू काश्तकार ने उसे देख लिया। बच्चों की तरफ दौड़ने लगा। बच्चे तेजी से इधर उधर हो गए, मगर वकास पीछे रह गया था। वकास को देखते ही कालू काश्तकार ने वकास को ललकारा। वकास ने वहां से दौड़ लगा दी। वकास कालू काश्तकार की ललकार की परवाह किए बगैर आगे की तरफ दौड़ता रहा। फिर काश्तकार और वकास के दरमियान फासला कम होता चला गया और फिर जालिम काश्तकार ने बच्चे की कमसिनी का ख्याल किए बगैर ताक कर एक बड़ा सा पत्थर वकास को मार दिया। पत्थर का लगना था कि 13 साला वकास चकरा कर वहीं गिर पड़ा। वकास शरीर जख्मी था। वैशी जमींदार को अब भी बच्चे पर तरस न आया। उसने 2-4 लातें भी जख्मी बच्चे को रसीद कर दी।
और वहां से तेजी से फरार हो गया। वकास के साथी जो दूर छुपे हुए थे ये मंजर देख रहे थे। दौड़े हुए वकास के पास आए, उसको हिलाने झुलाने की कोशिश की, लेकिन वो शदीद जख्मी था। कुछ बच्चे दौड़ते दौड़ते वकास के घर पहुंच गए। डेरा गाजी खान की बस्ती जाम के काश्तकार कालू ने वकास को खेतों में क्रिकेट खेलने की तलाश में शदीद जख्मी कर दिया था और वकास को उसके घर वाले अस्पताल ले गए थे। लेकिन 2 दिन तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद वकास ने दम तोड़ दिया। वकास की मौत के बाद उसकी माँ को तो जैसे सकता हो गया था। अचानक उसकी गोद खाली कर दी गई थी। बच्चे को बेगुनाह मारे ने, मेरा 13 साल का बच्चा, मेरा नौजवान बच्चा, मेरे बच्चा डाया था, मैंने बच्चे को चाहता नहीं थी, मेरे बच्चे नाल जुल्म कीता सी, जुल्म दा टोटा। मेरे बच्चा गीली वधे रह गए, बाल चाहिए वधे रह गए, आप निकता गए, मेरा लोटे ना पोतरा, मेरे दूध दाने मेरे बच्चे को गला कर गए, मेरे मासूम बाल को, मेरा नौजवान पोतरा, मेरा घाटा बड़ा। शब्बीर को मालूम हुआ है कि वहशी दरिंदे ने अबूरी जमानत करा ली थी जो बाद में मनसूख कर दी गई थी। वकास के दोस्तों और असातिज़ा को वकास की मौत ने उदास कर दिया। शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।